5 प्रकार की बताई। दंत धौती में दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। पहला है दंत मूल, जिसमें दांतों की सफाई करने के लिए बताया गया। खादिर का रस का प्रयोग करेंगे। कत्था, जिसको खादिर का रस अभी व्यवहार में हम लोग नीम की दातुन, बबूल की दातुन और भी धतूरे की दातुन, तमाम प्रकार के अमरूद की दातुन का प्रयोग करते हैं। और व्यवहार में भौतिक तमाम आर्टिफिशियल मैट्री ऐसी चीजें आ गई हैं जिनका उपयोग करके हम दांतों को साफ करते हैं। लेकिन महर्षि घेरन ने दांत को साफ करने की विधि जो बताई, अपने अंगुली से, अपने अंगुली से। कौन सी अंगुली है? अपने अंगुलियों से, तर्जनी या मध्यमा, जो भी है, जिससे भी कर सके, जिससे स्पष्ट साफ हो सके। अपने अंगुलियों से साफ करने के लिए बोला मिट्टी, शुद्ध मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, खादिर का रस का प्रयोग कर सकते हैं। जिह्वा मूल शोधन बताया, जिह्वा को साफ करना है, अपने अंगुलियों से रगड़ना है जिह्वा को। और क्या होगा फिर? रगड़ने के बाद कफ इससे निवृत्त होता है, कफ निकलता है। और क्या बताया? इस पे मक्खन लगा के थोड़ा सा घर्षण करने के लिए बताया। फिर जिह्वा को खिंचाव देने के लिए बताया, दाएं बाएं, ऊपर नीचे आगे, इस तरीके से तमाम प्रकार से जिह्वा की एक्सरसाइज करने की बात की है। फिर कर्णरंध्र धोती, कान को अपने इस अंगुली के द्वारा, कानी अंगुली के द्वारा या उसके बगल वाली अंगुली के द्वारा, दोनों तरफ से करने की बात की है। फिर कपाल रंध्र, थोड़ा सा अपने कटोरी में पानी लेकर अपने कपाल पर, ब्रह्मरंध्र पर थपकी देने की बात की है। तो इस प्रकार हमने देखा दंत धौती के 5 प्रकार हैं। फिर हृद धौती, हृद धौती के अंतर्गत दंड, वमन और वस्त्र, दंड से शुद्धि क्रिया करने की बात की। पहले के समय दंड के रूप में क्या उपयोग होता था? पहले के समय में दंड के रूप में केले का या फिर केले के मृदु भाग, हल्दी के डंडे, बेंत का प्रयोग होता था। लेकिन अभी आर्टिफिशियल जो रबड़ का दंड बना हुआ है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा है। इसका लंबाई 1 हाथ लंबाई है, इसकी दंड की लंबाई लगभग 1 हाथ होती है। ठीक है। वमन, वमन जो बताया गया है महर्षि घेरण्य के द्वारा, व्याघ्र क्रिया का वर्णन करते हैं, जिसमें भोजन के बाद करने की बात कहते हैं। भोजन के बाद कंठ तक पानी पीकर पूरे खाए हुए अन्न को बाहर, विकार को बाहर निकालने की बात कहते हैं। उसके बाद वस्त्र धोती, वस्त्र धोती 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ तो घेरण्य में, हठप्रदीपिका में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला गया है। तो 19 क्यूबिक या 19 से 25 हाथ ऐसा बोलते हैं। 19 से 25 हाथ जो वस्त्र की लंबाई होती है, गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ, पित्त आदि का नाश करती है। आरोग्य, बल, पुष्टि प्रदायक, ये सब लाभ होता है वस्त्र धोती का। तो ये धोती, धोती के अंतर्गत हमने पूरा। अंतिम है मूल शोधन। मूल शोधन में क्या होता है? मूल की अपने इस एनस का सफाई करते हैं। किस तरीके से? हल्दी की जड़ के द्वारा या फिर मध्यमा अंगुली के द्वारा साफ करते हैं, जिससे अपान वायु शांत होती है। अपान वायु का निवास स्थान कहाँ पे है? नाभि से नीचे के भाग। ठीक है। जिसका कार्य क्या है? शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने का काम अपान वायु करती है। तो धोती सभी को स्पष्ट हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको स्वयं भी 2-4 बार दिन भर में इस तरीके से रिवीजन आप खुद बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला ना, 2-3 मिनट में, 3 मिनट, 4-5 मिनट में हमने इतनी चीजें बोली। आप खुद ही ऐसे लेक्चर दे सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, या खुद ही अपने आप में अकेले ही। कोई कहेगा पागल हो गया है, बस यही कहेगा ना। कुछ नहीं होता है, आपका कल्याण होने वाला है उससे।
क्या है, इस तरीके से खुद बोलना है, शुरू करना है। घिरण्य संहिता के का घिरण्य लेखक हैं, काल क्या है, कितने अंग, कितने अध्याय, फिर प्रथम अंग, उसमें कितने कितने प्रकार, उप प्रकार, क्या क्या विधि क्या है, ऐसे बोलना है। 1-2 दिन बोल दीजिए, फिर भूलने का नाम ही नहीं लेंगे, भूलेंगे भी नहीं, चाह के भी नहीं भूल पाएंगे इसको। ठीक है, आंख बंद करके बैठ के बोल सकते हैं, घूमते टहलते हुए बोल सकते हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर JRF निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा। आप सोचें कि ये घंटा ये पढ़ा दिए हमारा कल्याण हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कोई टीचर किसी का कल्याण नहीं कर सकता है जब तक आप अपना खुद का कल्याण करने की इच्छा ना रखते हो। आपको अपने कल्याण खुद करने हैं, हम सिर्फ मार्गदर्शन देंगे, काम आपको ही करना पड़ेगा। कोई भी टीचर हो, मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत से लोग हैं पढ़ाने वाले, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे सफलता आपको उतनी ही प्राप्त होगी। हमने दूसरी शुद्धि क्रिया वस्ती देखा। वस्ती के अंतर्गत 2 प्रकार की वस्ती बताई गई, एक जल बस्ती, एक शुष्क बस्ती। जल बस्ती के अंतर्गत क्या होता है, साधक अभ्यासी जल में, तालाब या नदी में, शुद्ध जल में नाभि पर्यंत खड़े होकर उत्कट आसन में अश्वनी मुद्रा करने का बात बताया गया, जिससे कामदेव के समान सुंदर होता है। शुष्क बस्ती क्या है, जिसमें अश्वनी मुद्रा इसमें भी करना है, गुदा मार्ग का, गुदा का संकुचन प्रसारण इसमें भी करना है, बस इसमें स्थल बस्ती है। किसी भी विशेष स्थान पर बैठकर, पश्चिम तान आसन में बैठकर हम एनस का कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज, संकुचन और प्रसारण करने का काम करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? आगे चलते हैं। आगे शुद्धि क्रिया की बात की है नेति। तीसरी शुद्धि क्रिया क्या है, नेति है। और नेति कितने प्रकार की बताई है? अब जिसने ग्रंथ नहीं पढ़ा है उससे पूछेंगे नेति कितने प्रकार की है, तो वो तो खूब कहानी बताएगा। एक प्रकार की सर। नेति, रबड़ नेति, घृत नेति, जल नेति, पता नहीं कितने नाम गिना देगा वो व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ा है। लेकिन जिसने ग्रंथ पढ़ा हुआ है वो इस तरीके से बात नहीं करेगा। महर्षि घिरण्य सिर्फ एक नेति की बात करते हैं, और स्वात्मा राम जी भी, स्वामी स्वात्मा राम जी भी सिर्फ एक ही प्रकार की नेति की बात करते हैं, सूत्र नेति की बात करते हैं। सूत्र के अलावा कुछ बात नहीं करते हैं। तो यह नेति षठ कर्म की तीसरी शुद्धि क्रिया है। इस का उद्देश्य क्या है, शीर्ष प्रदेश, खोपड़ी के क्षेत्र की सफाई करना। नेति क्रिया आंतरिक नाड़ियों को संवेदनशील बनाने में सहायक है। ऐसी मान्यता है कि दृष्टि से संबंधित नाड़ियों का भी नेति क्रिया के द्वारा शोधन होता है, और नासिका का भीतरी क्षेत्र भी नेति क्रिया से शुद्ध होता है। हरिवंश जी जी बताइए। नीति क्रिया जो सूत्र नीति है, इसके बाद जल नीति अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है सब? देखें, जल नेति का वर्णन ऐसे श्लोक में नहीं किया है, करते हैं उसका अभ्यास करते हैं। सूत्र नेति करने के बाद जल नेति करना चाहिए। ठीक है। उससे सफाई अच्छी हो जाती है। हाँ हाँ, मुख्य क्या है, सूत्र नेति। जब व्यक्ति सूत्र नेति कर लेगा तो जल नेति उसके लिए कुछ है जी ही जी। नहीं।
सूत्र नेति करने के बाद जल नेति करने पर आराम मिलता है। तो सूत्र नीति सर उसको पहले पानी में, गर्म पानी में भिगो दिया जाए हाँ, माइक्रोवेव सूत्र फ्री करने के लिए। सभी ने देखा है, सूत्र नेति सभी ने देखा है। जी सर। जी सर। कोई ऐसा है जो देखा नहीं है सूत्र? सर मैं नहीं देखी हूँ। की नहीं हूँ लेकिन है, देखी जरूर हूँ। हाँ, नहीं, मंगवा के रखते हैं सर हम, लेकिन खाली रबड़ नीति करते हैं, सूत्र वाला कभी किए नहीं है। हम्म। तो वही कह रहे हैं कि उसको पहले माइक्रोस फ्री करने के लिए गर्म पानी में डालना पड़ेगा थोड़ा देर, फिर उसके बाद उसका उपयोग जैसे रबड़ नीति होता है वैसे उसको भी करना। सर वो उस पे सूत्र पे तो मोम लगा रहता है ना, उसको डालेंगे गर्म पानी में तो वो तो मोम तो पिघल जाएगा, फिर वो नहीं जाएगा नहीं, कैसे नाक में? ऐसा कुछ नहीं, इतना नहीं पिघल जाएगा। बाकी सर जी बताएंगे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कट रही है सर। ठीक है। सर आवाज नहीं आई थी, आप क्या बोले नहीं पता चला। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है सर आवाज। जी सर अभी क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये है सूत्र नेति। ये दिख रहा है, ये इस भाग पे, इतने से भाग पे मोम लगा हुआ है। जी। इसको अभी तो ये बहुत टाइट है, लेकिन जब थोड़ा सा पानी पड़ता है ना तो ये थोड़ा सा मुलायम होता है। इसको करने के बाद फिर इसको बढ़िया से टाइट करते हैं। अभी इस देख रहे हैं टेढ़ा है ये, लेकिन जब इसमें पानी लगेगा तो इसको हम जैसे चाहें वैसे सीधा कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें। जी। और ये नीचे का भाग है, सूत्र है ये सूत्र है। और इसको अच्छी तरीके से करने से पहले इसको काफी अच्छी तरीके से एक एक सूत्र को अलग कर लेते हैं, क्योंकि गांठ पड़ी हुई है। अगर अगर इसमें कहीं से गलती से गांठ पड़ गई और आपने इसको अंदर कर दिया तो बहुत खतरनाक परिणाम होने वाला है। ठीक है। और ये है दंड। ये दंड है जिसका अभ्यास हम लोग दंड धोती, इसके हृदय धोती में दंड के रूप में करते हैं। जो केले का होता है भैया वो है या नहीं रबड़ नहीं, का? ये रबड़ का है, ये रबड़ का है, ये रबड़ का है। इसकी लंबाई देख सकते हैं कितनी है, ये रबड़ का है। और कठिन है सर ये काम करना। कठिन नहीं होता है, ये तो बहुत आसान है। वमन, दंड, ये आसान है। सबसे कठिन तो सूत्र ही है। अच्छा। सूत्र कठिन है, ये दंड भी कठिन नहीं है और वमन भी कठिन नहीं है, सूत्र कठिन है। और वस्त्र। वस्त्र भी, ये सारा वस्त्र भी सबसे नहीं होता ये है। सर ये रबड़ पूरी उतारनी पड़ती है। हाँ ये जो रबड़ आपने दिखाई है हाँ धोती धोती के लिए, हाँ ये हाँ। पूरा ही अंदर लेना पड़ता है। पूरा नहीं अंदर जाता है ये लगभग इतना भाग अंदर जाता है, इतना इतना। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ तक जाता है ये, यहाँ तक, अच्छा अच्छा। यहाँ तक जाता है ये। ठीक है। जी जी जी। करने से पहले अच्छे से पानी, गर्म पानी में बॉयल कर लेते हैं इसको, यूज करने से पहले। हाँ? तो ये किसी भी जो किया हो अभ्यास, उसके निर्देशन में अभ्यास कर सकते हैं और कठिन नहीं होता है। दंड तो बहुत आसान है, बस टेक्निक थोड़ा सा है। अगर वो टेक्निक छोटी सी एक पॉइंट होता है जो पकड़ में आ गया, बात समझ में आ गई, तो
हम दंड आसानी से कर सकते हैं। होता क्या है ना, ये वाला नीति करने के बाद सूत्र नीति, हम्म तो उस सूत्र को कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे उसका रख रखाव किया जाए? सूत्र को यूज करने से पहले अच्छे से धुलते हैं, साफ करते हैं, और उसके बाद प्रयोग करने के बाद भी अच्छे से साफ करके सूखा करके फिर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। साफ करने के लिए गर्म पानी ही यूज होगा कि डिटर्जेंट वगैरह भी यूज कर सकते हैं? नहीं, डिटर्जेंट यूज नहीं करते हैं, वैसे गर्म पानी में धुल सकते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। जी ठीक। तो बात कह रहे थे दंड का। दंड जो हम करते हैं, दंड तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक ग्लॉटिस होता है ना, जो बंद रहता है। एक इस तरीके से एक मार्ग होता है, जिधर से वायु भी जाती है, जिधर से इधर दूसरे नली से भोजन जा रहा है और उधर से वायु भी जा रही है, लेकिन दोनों एक जगह पे मिलते हैं, तो जिसे इपिग्लॉटिस बोलते हैं। जिसका काम क्या है, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, ये रूट डाइवर्जन का काम करता है। भोजन आता है तो उधर बंद कर देता है, वायु वाले को बंद कर देता है, जब भोजन नहीं आता है तो वायु वाले को खोल के रखता है। तो जी दंड को जब हम करते हैं तो यह दंड उस इपिग्लॉटिस तक पहुंच जाता है। उसके बाद बहुत से लोग नहीं जानते हैं तो उसमें बार बार ऐसे प्रेशर करते हैं, घाव हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दंड जब वहां तक पहुंच जाए बस वहीं पे रोक दें। उसके बाद क्या करना है, जैसे हम थूक घोटते हैं या जैसे भोजन को निगलते हैं, उसी तरीके से गले में थूक को ऐसे लेना है। जब अंदर लेंगे तुरंत इपिग्लॉटिस खुलता है, और हल्का सा पुश कर देना है इसको। उसके बाद पूरा दंड अंदर तक चला जाएगा आराम से, तनिक भी दिक्कत नहीं होता है। जी। ठीक है। थैंक यू सर, मेरा भी ऐसा ही होता है सर, गले में अटक जाता है। तो अटक जाता, बहुत से लोग क्या होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, अरे क्या हो गया, ये तो जा ही नहीं रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा। परेशान नहीं होना है। पहली चीज, वस्त्र को करते समय, दंड को करते समय परेशान नहीं होना चाहिए। बी रिलैक्स, जितना रिलैक्स हो सके उतना रिलैक्स हो। और उसके बाद ही संभव है, वस्त्र कर रहे हैं फंस गया, परेशान हो जाएंगे, बहुत हालत खराब होगी और परेशानी बढ़ा देंगे। परेशान होकर हम अपनी परेशानी को और बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं है। ठीक है। तो बात करते हैं सूत्र नेति पर। क्या कहते हैं सूत्र नेति, वितस्तिमानम, 50 और 51 नंबर श्लोक है। वितस्तिमानं सूक्ष्म सूत्रम नासानाले प्रवेशयेत्, मुखाग्निर्मय मुखाग्निर्गमयेत्, पश्चात् प्रोच्यते नेति कर्मकम्। कहते हैं बालिस्त भर, अर्थात आधा हाथ लंबा। बालिस्त भर मतलब ये क्या बोल रहे हैं, लंबाई क्या बोल रहे हैं, आधा हाथ लंबा। और महर्षि घेरण्य ने क्या बताया, एक महर्षि स्वात्मा राम जी ने एक बितस्ती बताया है, एक बितस्ती। और महर्षि घेरण्य क्या बता रहे हैं, आधा हाथ लंबा। बितस्तिमानम लेकर नासिका में घुसाएं और मुख से बाहर निकाल दें, इसे नेति कर्म कहते हैं। इसका साधन करने से खेचरी की सिद्धि, कफ दोष की निवृत्ति, दिव्य दृष्टि की उपलब्धि होती है। तो महत्वपूर्ण है ये। क्या बोल रहे हैं, सूत्र की लंबाई लगभग 9 इंच, अगर इंच में देखा जाए तो 9 इंच लंबा, और आधा हाथ, वैसे देखा जाए तो क्या बोला, लंबाई आधा हाथ लंबा। और महर्षि स्वात्मा राम जी क्या बोल रहे हैं, एक बितस्ती, एक बित्ता, जबकि एक बित्ता नहीं है, ये तो ज्यादा लंबाई है, लंबाई इसकी एक बित्ता से ज्यादा है। एक बितस्ती बोला है स्वात्मा राम जी ने, घेरण्य ने
आधा हाथ बोला है। और इससे लाभ क्या बोल रहे हैं? खेचरी की सिद्धि होती है। किसकी? खेचरी सिद्धि होती है। और क्या लाभ बोल रहे हैं? कफ दोष की निवृत्ति होती है। खेचरी की सिद्धि, कफ दोष की निवृत्ति और दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो दिव्य दृष्टि तो स्वात्मा राम जी ने भी बोला था, नेति से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और महर्षि घेरण्य भी बोल रहे हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है। और कौन से धोती से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ था? कौन से शुद्धि क्रिया से? महर्षि घेरण्य के द्वारा कपाल रंग से। हाँ, कपाल रंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती से भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है। तो यह है सूत्र नेति के बारे में इन्होंने बताया है। बस ग्रंथ का ये विषय है। और वैसे भी तो जल नेति है, दूध नेति है, घेत नेति है, तेल नेति है, तमाम प्रकार की नेति का अभ्यास लोग करते हैं। और करने का जल नेति का एक पॉट आता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, हैं? और पानी इसमें भी गुनगुना होता है, नमक पड़ा हुआ होता है, शरीर के तापमान के बराबर पानी गर्म होता है। ठीक है। स्वाद के लिए उसमें नमक मिलाते हैं, और स्वाद के लिए ही नहीं मिलाते हैं। पानी में अगर नमक नहीं मिलाएंगे तो पानी भारी होता है, और वो लगता भी है अंदर में, अंदर जाता भी नहीं है, अंदर जाएगा भी नहीं और लगेगा नाक में। इसलिए पानी में नमक मिला दिया जाता है, गुनगुना कर दिया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं नेति के तो बाद। भैया ये एग्जाम के व्यू से ऐसे नहीं आएगा कि हमारी नीति कितने प्रकार की है, तो इस टाइप का नेति, क्वेश्चन आएगा तो? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, तो आएगा। हम उसमें पांचवी अगर पे है एक ना? ऑप्शन है तो एक अच्छा नेति एक प्रकार की। हाँ हाँ जी। हाँ। कभी भी 2 3 4 5 ऑप्शन यही तो भ्रमित करने का काम करते हैं। ठीक है। तो भ्रमित, अगर एक ऑप्शन है तो एक, एक नहीं है तो दो, है तो दो लगाएंगे। सर ठीक ये है। शुद्धि क्रियाएं जो हैं, हाँ प्रत्येक शुद्धि क्रिया का अपना एक निश्चित कार्य क्षेत्र जरूर है, हाँ लेकिन सारी शुद्धि क्रियाएं कुछ न कुछ और भी चीजों में काम करती हैं, त्रिदोषों में। हाँ हाँ जैसे इसका मुख्य रूप बिल्कुल। का दोष है, लेकिन कुछ न हाँ, कफ दोष के लिए। कुछ जैसे वात जो है, जैसे उसको हम साफ करेंगे तो प्राणायाम के लिए वो सफाई हो जाएगी नली। तो कहीं ना हाँ कहीं इनडायरेक्ट रूप में ये सारी शुद्धि क्रियाएं, मुख्य तो जो है वो है ही है, वात पित्त का सबका हम्म। है निवारण करती होंगी ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, सबका अपना विशेष लाभ है। और सबका उद्देश्य है कि हम अपने योग के आगे के अभ्यास के लिए तैयार हों, अपने शरीर को तैयार करें। आगे देखते हैं लौलिकी। लौलिकी, नौली को लौलिकी शब्द से संबोधित किया है। धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिः लौलिकी। तीसरी जो शुद्धि क्रिया महर्षि घेरण्य, धोती पहला, दूसरा बस्ती, तीसरा नेति, चौथा है लौलिकी। नौली को लौलिकी बोल रहे हैं। नौली कितने प्रकार की है? यह प्रश्न है आप सभी के लिए। नौली कितने प्रकार की है? एक प्रकार की है। दो हो गई ना, दक्षिण नौली बाईं नौली। तो नौली एक 3 प्रकार की। अच्छा है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में आएगा। नौली कितने प्रकार की है? तो नौली के जो प्रकार बताए गए हैं वो 4 प्रकार है ना? 4 प्रकार की। हाँ, वाम, 4। दक्षिण, मध्य और भ्रमर।
कितने लोग 4 प्रकार के कह रहे हैं? जी सर, हमारी बुक में 4 प्रकार के लिखा है। मेरे में 2 ही है। लेकिन नौली एक प्रकार की है, सिर्फ नौली। ठीक है, जैसे नेति सूत्र है, रबड़ है, जल है, घृत है, दुग्ध है, तेल है, तमाम प्रकार की नीति है, लेकिन वर्णन सिर्फ सूत्र का किया गया है। वैसे ही नौली सिर्फ नौली है, उसमें उसके अलग अलग प्रकारों का वर्णन नहीं किया गया है। क्या कह रहे हैं? 52 नंबर श्लोक, महर्षि घेरन 52 नंबर श्लोक में कहते हैं, अमंद वेगेन तुंदम भ्रामयेदुभ पार्श्वयोः सर्वरोगानि हन्तीह देहानल विवर्धनम। महर्षि घेरन कहते हैं, उदर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। अपने इस उदर को, पेट को दोनों पार्श्वों में वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। यह लौलिकी अर्थात नौली कर्म सब रोगों का नाशक है। सर्व रोगा, सारे रोगों का नाशक है। जठरा नल का उद्दीपक है, जठराग्नि को जलाने वाला है। इसका लाभ क्या बता रहे हैं? एक तो सर्व रोग, सारे रोग को समाप्त करता है, और जिसकी जठराग्नि मंद है उसको तीव्र करता है। ठीक है, सिर्फ नौली के बारे में महर्षि घेरन इतनी बात करते हैं। ये जो प्रकार की बात है, 4 प्रकार की नौली होती है, ये वर्णन अट्ठ में व्याख्याकार कर रहे हैं। अट्ठप्रदीपिका में बताया है सर ये 4 प्रकार? नहीं, ये 4 प्रकार जो है ये व्याख्याकारों ने बताया है। भ्रमर नौली, दक्षिण नौली, वाम नौली, मध्य नौली, ये व्याख्याकारों ने बताया है, जबकि ये वास्तविक में महर्षि घेरन के द्वारा इस प्रकार का वर्णन नहीं है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर ये कर लेते हैं कि अगर प्रश्न आता है नौली के प्रकार, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन में अगर 1 है तो 1 होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 1 है ही नहीं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या होगा?